नमस्कार दोस्तों, चुरा होम स्टे, चुरा दर्शन प्राइवेट लिमिटेड, एक्सप्लोर churavalley.com और churaddarshan.com में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं विशेष व्यक्तित्व जो कांगड़ा जिला से भी आए हैं और हमारे साथ हैं चुरा की आन बान और शान माननीय हरदेव जी, मूर्तिकार, शिल्पकार, जो पत्थरों में जान डाल देते हैं, उनमें भगवान बना देते हैं, इंसान बना देते हैं। तो आज मिलते हैं उनके साथ और एक खास खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए जो हरदेव जी को चाहते हैं कि हरदेव जी के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग ने आवेदन मांगने शुरू कर दिए हैं और अलग अलग जगहों से जो हैं ये डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कि हरदेव जी को जल्द से जल्द पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। तो सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप आवेदन कर रहे हैं। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? माइक ले लीजिए। हाँ, हाथ में ही रखो, ऐसे ऐसे। हाँ, बताइए आप कहाँ गए थे? आज चंबा गए थे, क्या वार्तालाप हुई? हाँ जी, आज मैं चंबा गया था। डीएलओ साहब ने मेरे को फोन किया था, परसों कल किया था फोन कि भाई आप आ जाओ और अभी नेशनल के लिए अप्लाई के लिए मतलब 10 तारीख तक लास्ट डेट है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो आज कितनी तारीख हुई? 4? आज 4 हो गई ना। 4 हुई। कल बोला था कि भाई आज 3 हो गई और 7 दिन बाकी हैं। हाँ, अप्लाई करनी। कल आ जाओ। तो मैं फिर आज चला गया वहाँ। तो फिर जब मैं चंबा में पहुंचा, फिर पहले तो मैं डीसी ऑफिस में गया, वहाँ नाजिर साहब से मिला। फिर उन्होंने वो जो हमारे वो बने हुए थे, क्या बोलते अपने, माइक थोड़ा नजदीक रखिएगा ताकि आवाज बढ़ी। फोटोग्राफ, फोटोस्टेट डॉक्यूमेंट लिए प्रस्ताव जो बनाया है ना। अच्छा, वो दिखाया उनको। हाँ, जो विभिन्न पंचायतों से जो है पूरे चुरा से इनको प्रस्ताव दिए गए हैं। अगर कोई भी संगठन या कोई भी संस्था इनके सपोर्ट में अपना प्रस्ताव देना चाहे तो प्लीज हरदेव जी को सपोर्ट कीजिए, प्रस्ताव दीजिए। विभिन्न पंचायतों के प्रधान हों, किसी वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हों या प्रेसिडेंट हों, इनको अपना प्रस्ताव जरूर दें ताकि इनको जल्द से जल्द जो है पद्मश्री मिले और उसके आगे वाले अवार्ड जो होते हैं जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये चौथा चरण है इन पुरस्कारों का। उसके ऊपर नोबेल पुरस्कार भी होता है जो इंटरनेशनली होता है। तो हम जो हैं इनके हर एक पुरस्कार के लिए आवेदन करने की कोशिश करेंगे। तो हम सभी मिलके इस कार्य को करेंगे, हमारी यही, ताकि हमारे चुरा की शान, बान और आन बनी रहे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी फिर उन्होंने बोला कि भाई आप डीएलओ के पास जाओ तो उनसे करो बात, क्या बताते हैं। बोला चलो ठीक है। फिर डीएलओ दफ्तर चला गया रंगमहल में। तो वहाँ वो चले गए थे मेडिकल स्टोर में, कुछ काम होगा अपना इस वास्ते। तो फिर उसके बाद मैंने फोन भी किया तो ना फोन नहीं उठाया। चलो फिर मैं डीसी ऑफिस में चला जाता हूँ, तो बाद में फिर 2-2:30 बजे फिर चले जाएंगे वहाँ। क्या बात। फिर ऐसा हुआ कि मैं नीचे आ गया तो अपने जो हमारे नाजिर साहब हैं उनसे मिले हम। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, बोला मैं करता हूँ फोन उनको, डीएलओ को, और फिर बात करते हैं। उन्होंने बात की तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, ऑनलाइन काम होगा इनका, तो ये जो कागज है बोले वो वेरीफाई करवाने हैं। हाँ जी, हाँ जी, एसडीएम जी से। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा ही हुआ। आपने बोला ऐसा काम करो कि अब बजराड़ू चले जाओ और अपने ब्लॉक के वो है ना, तो एसडीएम से बोलो टेस्टेड कराना ये प्रस्ताव जितने भी है। हाँ। तो 15-16 लगभग हो गए हैं। अच्छा। तो वो अब एसडीएम से टेस्टेड करवाने और दस्ती ले जाना। तो परसों फिर बुलाया। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रवार को मतलब कि ऐसा महसूस हो रहा है कि पद्मश्री तक पहुंचने ही वाले हैं। पहुंचने तो हो रही है। दोस्तों, इनकी सुंदर सुंदर मूर्तियां जो इनके हाथों से बनी हैं, साक्षात विश्वकर्मा इनके हाथों में, और श्री कृष्ण जी और महादेव जी की मूर्ति बिल्कुल टेबल पे है। और आपको हमारे ऑफिस या रिसेप्शन में भी इनकी मूर्तियां देखने को मिलेंगी। अगर किसी को चाहिए होगी तो आप वहां से ले सकते हैं। चुरा होम स्टे में भी ये मूर्तियां अवेलेबल हैं। अगर आप मूर्तियों को पसंद करते हैं, शौक रखते हैं शिल्पकारी का या कलाकारी का, तो आप जरूर यहाँ विजिट कीजिए और ये मूर्तियां अपने घर ले जाइए।
और पूजा पाठ करिए। तो अच्छा अंकल जी, एक बात और पूछनी है आपसे अब पूछो जी। कि ये शिल्प कला भी बहुत प्रकार की होती है। हाँ जी, हाँ जी, काष्ठ पे होती है, लकड़ी पे, हाँ जी, हाँ जी। तांबे से, सोने से, चांदी से, हर जगह से होती है, हर धातु से होती है, हाँ जी, हाँ। और लकड़ी से भी होती है, हाँ जी, हाँ जी। मिट्टी की भी मूर्तियां बनती हाँ हैं, जी, मिट्टी। सीमेंट की भी बनती है, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो जो पत्थर मूर्ति कला है, हाँ जी, हाँ जी। इसमें क्या विशेष रहता है? जैसे मान लो इसमें सांचा नहीं होता, हाथ से बनाते हैं। इसमें विशेषता ये है जी कि ये जो है बहुत ही एक हार्ड कला है। विश्वकर्मा की असली कला जो है तो ये पत्थर को तराशने वाली जो कला है ये बहुत हार्ड कला है। क्योंकि जैसे मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं, सीमेंट की भी बनाते हैं, लकड़ी की बनाते हैं, तो इसमें भेद बताता हूँ मैं कि कैसे होता है। जैसे लकड़ी की मूर्ति बनानी है, कहीं से टूट फट गई तो उसको लकड़ी का ऐसे जोड़ लगा कर फेविकोल लगा के उसको बन गई, उससे जोर लग सकता है। हो जाएगा। अच्छा, दूसरा नंबर पे बात ऐसे सीमेंट की बनानी है, तो सीमेंट की बना के कहीं अप डाउन हो गए तो लेप लगा हो गया तो उसको खर्च देंगे तो डाउन हो जाएगी, ठीक हो गया। अगर जो डाउन हो गई तो उसको और लेपा लगा के तो पूरा कर देंगे, तो वो हो गया। और पत्थर की लकीर जिसको बोलते हैं, पत्थर की लकीर, इस पर एक बारी जो छिड़ी है थोड़ा बच जाएगा, उसका दोबारा दोहराने का कोई मतलब बनता ही नहीं। अच्छा, एक बार मूर्ति खराब हो गई तो खराब हो गई, खराब हो गई, जो बना रहे हैं वो बन नहीं पा रहा है। अच्छा, हाँ, जैसे कि इसमें तभी इसको कहते हैं कि ये असली विश्वकर्मा की कला यही है। और इसमें काफी धीरज से काम करना पड़ता है, इसमें जल्दबाजी का काम नहीं होता है। पत्थर की कला में जल्दबाजी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो गलत चोट बच गई तो इसका भी उपाय कोई नहीं है। मेरे अपने हिसाब से मैं ये बता रहा हूँ, ऐसा है। तो जैसे कि भगवान या जो भी हैं सृष्टि के निर्माता, जिस प्रकार इंसानों को बनाते हैं और एक रंग और रूप नहीं होता है, चाहे एक ही माँ के पेट से पैदा क्यों ना हुए हों, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या ये पत्थर पे मूर्ति बनाना भी इसी प्रकार का एक कार्य लगता है? पत्थर का भी कि हर बार नया बनेगा? हाँ, इसका मतलब नए से नया ढांचा। जैसे पित्तल की मूर्ति बनाते हैं, वो सांचे में डाल के बनाते हैं, तो उसका मतलब जैसा एक शक्ल की ही आकार बनेगा। हजारों मूर्तियां बनाएंगे आप तो एक सांचा बनाने में उनको टाइम लगेगा, जो सांचा ढांचा तैयार कार्य लगता है। पत्थर का भी कि हर बार नया बनेगा? हाँ, इसका मतलब नए से नया ढांचा। जैसे पित्तल की मूर्ति बनाते हैं, वो सांचे में डाल के बनाते हैं, तो उसका मतलब जैसा एक शक्ल की ही आकार बनेगा। हजारों मूर्तियां बनाएंगे आप तो एक सांचा बनाने में उनको टाइम लगेगा, जो सांचा ढांचा तैयार करना है उसके लिए उसको समय लगेगा। महीना लगे, 2 महीने लगे, 2.5 महीने लगे, आर्ट को देख के होता है निर्भर ना। जैसे कोई चीज बड़े आर्ट में बनानी है तो उसको समय ज्यादा लगेगा, छोटे आर्ट में हो गई तो उसको समय कम लगेगा। तो इसका मतलब ऐसा है कि जो ढांचा जो तैयार करना है उसमें समय लगेगा, फिर उसको पित्तल को गालना और उसमें डालना है। तो ऐसी ही मूर्ति एक ही शक्ल होगी, एक ही सूरत होगी, एक ही बज्म होगा, उसमें बज्म में भी कमी नहीं होगी, क्योंकि सांचे में डाली हुई है ना वो। जितना बज्म एक का होगा उतने 10 का एक का ही बज्म होगा, 10 की एक ही शक्ल होगी, 1000 की भी एक ही शक्ल होगी। और जो हमारी कला है, पत्थर की जो कला है, जैसे भगवान ने भी इंसान को तैयार किया तो करोड़ों बंदे तैयार हुए और करोड़ों की शक्लें अलग अलग हैं। क्या बात है। कोई बजम में मिल जोल है तो शक्ल में चेंजिंग है, उसके शक्ल नहीं मिल रही है। जिसकी शक्ल मिल रही है तो बजम में अप डाउन हो रहा है, वो नहीं मिलेगा। तो जितने बंदे हो गए उतने अपनी अपनी आकृति से होते। तो ऐसे ही ये पत्थर की जो कला है, जैसे विश्वकर्मा की इच्छा होगी और भगवान की कृपा होगी, उसी तरीके से हाथ चलेगा और उस तरीके की चीज जो है वो तैयार हो जाएगी। बढ़िया भी हो सकती है, घटिया भी हो सकती है, एक जैसी नहीं होगी कि भाई वो एक जैसी तो संचय में बनती है वही होती है, बाकी हस्तशिल्प में एक जैसी बन पाती ही नहीं, मेरी समझ में आता है। क्या बात है सर, क्या बात है। दोस्तों, जो ये अवार्ड होते हैं, जैसे कि पद्मश्री हो गया, उससे ये चौथे नंबर पे आता है। अवार्डों की कैटेगरी कहें तो सबसे पहले भारत रत्न भारत की बात करें, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन सभी अवार्डों की जो है 2 जनवरी 1954 को ये स्थापना हुई थी। और चारों अवार्डों की, उसके आगे होता है अपना
नोबेल पुरस्कार भी होता है। तो इस तरह के अवार्ड होते रहते हैं। तो अंकल जी, इससे पहले आपने पद्मश्री के लिए कभी आवेदन किया? पद्मश्री के लिए जी मैंने पहले 2 बारी मूर्तियां भेज चुका हूँ मैं, पर पता नहीं है वहाँ देखते हैं या क्या करते हैं, कोई पता नहीं है। और अभी जो भेजी थी, अभी तो उन्होंने मेरे से मतलब जैसे पुलिस से मिलता है करेक्टर सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं, वो भी मांग लिया था। और उससे पहले नहीं मांगा था, अभी तो वो भी मांग लिया था। अब तो ऐसा था कि भाई अब मिल जाएगा। फिर कुछ नहीं, फिर एक शिमला से थी कोई कुड़ी, पता नहीं को उसको किसी चीज में मिला है, मूर्ति कला का काम नहीं था, कोई का और प्रोग्राम था उसका, उसमें उसको मिला। बाकी हमारे को किसी को नहीं। तो हमारा सामान अभी मूर्ति मेरी दिल्ली में पड़ी हुई है। जो मूर्ति अवार्ड के लिए वो दिल्ली में पड़ी हुई है, कुल्लू में भी नहीं है वो, मतलब अभी तक दिल्ली में रखी हुई है। उन्होंने कि भैया कोई टकरेगा तो आप अपना अकाउंट नंबर दे दो और मतलब अच्छा, ऑक्शन कर देंगे है? गाहक टकर जाएगा तो हम उसको बेच देंगे। अच्छा, तो वहाँ रखी हुई है उन्होंने शोरूम में, पता नहीं क्या ऐसा बात बता है। रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शायद कुछ बड़ी पुरस्कार की तैयारी हो रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है चलो अब ईश्वर की कि आपकी तीसरी पीढ़ी काम कर रही है तो अवार्ड तो देना पड़ेगा ना। हाँ, तो तीसरी 2 जनवरी 1954 को ये स्थापना हुई थी और 4 अवार्डों की। उसके आगे होता है अपना नोबेल पुरस्कार भी होता है। तो इस तरह के अवार्ड होते रहते हैं। तो अंकल जी, इससे पहले आपने पद्मश्री के लिए कभी आवेदन किया? पद्मश्री के लिए जी मैंने पहले 2 बारी मूर्तियां भेज चुका हूँ मैं, पर पता नहीं है वहाँ देखते हैं या क्या करते हैं, कोई पता नहीं है। और अभी जो भेजी थी, अभी तो उन्होंने मेरे से मतलब जैसे पुलिस से मिलता है करेक्टर सर्टिफिकेट क्या बोलते हैं, वो भी मांग लिया था। और उससे पहले नहीं मांगा था, अभी तो वो भी मांग लिया था। अब तो ऐसा था कि भाई अब मिल जाएगा। फिर कुछ नहीं, फिर एक शिमला से थी कोई कुड़ी, पता नहीं को उसको किसी चीज में मिला है, मूर्ति कला का काम नहीं था, कोई का और प्रोग्राम था उसका, उसमें उसको मिला। बाकी हमारे को किसी को नहीं। तो हमारा सामान अभी मूर्ति मेरी दिल्ली में पड़ी हुई है। जो मूर्ति अवार्ड के लिए वो दिल्ली में पड़ी हुई है, कुल्लू में भी नहीं है वो, मतलब अभी तक दिल्ली में रखी हुई है। उन्होंने कि भैया कोई टकरेगा तो आप अपना अकाउंट नंबर दे दो और मतलब अच्छा, ऑक्शन कर देंगे है? गाहक टकर जाएगा तो हम उसको बेच देंगे। अच्छा, तो वहाँ रखी हुई है उन्होंने शोरूम में, पता नहीं क्या ऐसा बात बता है। रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शायद कुछ बड़ी पुरस्कार की तैयारी हो रही हो। ऐसा भी तो हो सकता है चलो अब ईश्वर की कि आपकी तीसरी पीढ़ी काम कर रही है तो अवार्ड तो देना पड़ेगा ना। हाँ, तो तीसरी पीढ़ी है ये, तीसरी पीढ़ी है। अवार्ड तो मिलना हमारे चाहिए। फादर ने काम किया, फिर आगे हमने काम किया, आगे लड़का काम करता है। ये आप फोटो देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ऊपर आप डिस्प्ले में दोस्तों देख सकते हैं, बहुत सारी मूर्तियां अंकल जी की है जो लगी हैं। यहाँ पे भी रखी। हाँ, यहाँ पे भी रखी हैं, ये देख सकते हैं आप। और अंकल जी ये है हमारे अतिथि मेहमान, हाँ जी, हाँ जी। कांगड़ा जिला से आए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। और सबसे पहले मैं श्री राणा जी का धन्यवाद करता हूँ, राकेश राणा जी का, जिन्होंने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और हमें भी एक बड़ी शख्सियत से मिलाने का प्रयास किया। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे हम पॉडकास्ट में आए हुए हैं और हमें इनके दर्शन हुए। इन्होंने बड़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाई हैं और हमें देखने को मिला, इनसे बात करने को मिला। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपको इस चीज़ की प्रेरणा आपके दादा पर और पिताजी से मिली या आपने खुद ली थी? क्योंकि जो आपने पहले बता रहे थे कि शायद आप कास्ट का भी काम करते थे पहले, लकड़ी का काम करते थे पहले, तो उसके बाद आप मूर्ति में कैसे आ गए या पत्थर में कैसे करने लग पड़े काम? ऐसा है जी, मैंने पहले जो कारपेंटरी मशीनरी का काम जो किया, तो उसमें मतलब जो हमारे उस्ताद चंबा साइड से थे, वो मतलब बहुत तगड़े कारीगर थे। जैसे आजकल के ज़माने में फोरमैन बोलते हैं, उस टाइम बोलते थे बार्ग मास्टर। जो 10-12 कारीगरों को अटेंड करता था, उसको मतलब उनके अंडर में काम करते थे, उसको बार्ग मास्टर कहते थे।
तो वो हेड होता था, मतलब हेड मिस्त्री, तो उसको बार मास्टर कहते थे। तो वो बहुत तगड़े मिस्त्री थे, जैसे प्राचीन कला की कोई प्रौढ़े बनाते थे, हर प्रकार के लकड़ी में जुगाड़ बनाते, कोई चित्रकला बनाते थे, तो वो बहुत तगड़े कारीगर थे। उनसे मैंने काम सीखा है, उस्तादी शिगिर्दी की है और उनसे काम सीखा। तो 22 साल मतलब मैंने लकड़ी पत्थर दिए, बिल्डिंग बरकरी का फर्श फुर्श हर कुछ काम किए। उसके बाद फिर मतलब मुझे अब 32 साल इस मूर्ति कला के काम में हो गए। वो कुछ चित्रकला और लकड़ी पे भी मैंने सीखी थी गुरुदेव जी से, और कुछ हमारे फादर भी तो काम करते थे, मूर्ति कला का काम करते थे, उनसे भी सीखा। बचपन में मेरी लगन भी ऐसी थी कि मैं चाहता था कि जैसे अभी बात में बात आ गई है, ये हमारे साइड के वो सियाने बंदे थे जैसे प्राचीन काल के, तो वो बोलते थे कि भाई ऐसे कथा लगाई उन्होंने कि भाई एक नॉन बनाया, बोलो एक मूर्ति बनाई किसी ने, मूर्तिकार ने, तो वो बोलो ऐसा लगता था कि भाई मूर्ति अभी बात करती है, घड़ी बात करती है, ऐसा लगता था। तो मुझे उसके च्वाइस लगे कि भाई कभी मैं भी इस काम को कर पाऊंगा कि भाई मेरे से भी मूर्ति बनेगी और मैं बनाऊंगा वो मूर्ति। तो ये बचपन से मुझे ऐसी लगन थी और प्रभु की कृपा से। तो भाई साहब, आपको कैसी लगी ये मूर्तियां? आपने भी देखी रिसेप्शन नहीं, में? ये तो बहुत ही सुंदर है। और इवन जो ये पत्थर का इस्तेमाल किया सर, ये पत्थर कहाँ का पत्थर है? क्योंकि मैंने देखा, पहले मैं मध्य प्रदेश में भी रहा हूँ, तो वहाँ पे कहाँ का पत्थर था, मध्य प्रदेश में अलग पत्थर होता था, जैसे संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं वो अलग, हाँ वहाँ पे धौलपुर का पत्थर है, राजस्थान में धौलपुर का पत्थर, उनकी मूर्तियां अलग होती हैं, इनकी अलग ही नक्काशी है। ये कहाँ का पत्थर है? ये बताने पत्थर है जी, ये पत्थर जैसे चंबा ब्लॉक में है, हमारा तुरा ब्लॉक पड़ता है। हाँ जी। तो वो चंबा ब्लॉक अलग है, तो चंबा ब्लॉक में एक शिकरानी घार बोलते हैं, शिकरानी घार है उधर, मतलब ये ब्लैक स्टोन में काला पत्थर निकलता है, वही पे काला पत्थर निकलता है। हाँ जी, हाँ जी। और चंबा में जितनी मंदिरों में मूर्तियां लगी है वही यही काले पत्थर की मूर्तियां बनी हुई है और वही लगी है। हाँ जी, हाँ जी। मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ कि क्या आप ये मूर्तियां सिर्फ लोगों को बेचते हैं, या आपके ये मूर्तियां मंदिरों में भी विस्थापित हुई हैं, जो हिमाचल के काफी मंदिरों में जा चुकी हैं, या क्या है? या आप बताइए लगभग कितने गांवों में जा चुकी है? ऐसा है ये कि काफी मूर्ति मतलब हमारी ये मंदिरों में काफी दूर दूर तक पहुंच गई है। तुम्हारे कांगड़ा में चली गई है, कुल्लू तक चले गई है, या अपने क्या बोलते हैं सलूनी में चले गई है, शिमला में चले गई है, काफी काफी किन्नौर में चली गई है, भोपाल में जाती है, मंदिरों में जाती है। मंदिरों में मतलब जो बंदे देखते हैं, वे देखते हैं भाई कृष्ण भगवान की पूजा करता है कोई, तो कृष्ण की मूर्ति की डिमांड करेंगे। जो भोले शंकर को मानता है वो भोले शंकर की मूर्ति की डिमांड देंगे। जो गणेश को मानता है वो गणेश की डिमांड देंगे। जो शिव परिवार को मानता है वो शिव परिवार की डिमांड देंगे। हाँ जी, जो दुर्गा माता को मानता है और शेर की सवारी वाली वो उसकी डिमांड देंगे। किसी को सरस्वती चाहिए, किसी भी देवी देवता की जिसको जैसी डिमांड होगी वो हमें वो करेंगे, तो हम उस मूर्ति को तैयार कर देते हैं। तो जो मुझे मालूम चल रहा है, जो ये बता रहे हैं कि इनकी जो बनाई, इनके हाथों की निर्मित मूर्तियां काफी मंदिरों में स्थापित हो चुकी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये चौराहा वैली की या चंबा वैली की जो पत्थर है और इसका जो कल्चर है ये हर जगह पहुंचा रहे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। ये चौराहा के लिए बहुत बड़े फक्र की बात है कि हमारे बीच एक इंसान मौजूद है जो चौराहा वैली के जो ये कल्चर है, यहाँ का जो पत्थर है, इसको घर घर पहुंचा रहे हैं और यहाँ के मंदिरों में भी पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़े अचंभे की बात है कि चंबा का एक और अचंबा है ये भी चंबा का चंबा है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, जो हमारे अतिथि हैं, आपका शुभ नाम? राजेंद्र जी बहुत अच्छे दर्शन शास्त्री भी हैं, दर्शन शास्त्र पे इनकी बहुत जबरदस्त पकड़ है। तो चलो, अगर कुछ बताएंगे, एक दो श्लोक सुनेंगे इनसे हम जरूर। प्लीज सर बताइए, एक दो श्लोक बता दीजिए सर। ऐसा होती है, बस ठीक है। तो चारवाक के बारे में बताओ, क्योंकि मैं भी दर्शन शास्त्र पढ़ने लगा हूँ। नहीं, अच्छा, आप चारवाक से पढ़ रहे हैं? अभी बस शुरू ही हुआ। अच्छा, तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
नहीं नहीं, चारवाक के बारे में तो मेरे को 2 ही श्लोक याद हैं। हाँ वो तो एक है, यावत जीवे सुखम जीवे दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसका कि मतलब जब क्या? तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेके भी घी पीना पड़े तो घी पी लो। अच्छा भस्मीभूतस्य देहस्य, ये देह जो है, ये शरीर जो है आपका भस्मीभूत हो जाना है। और पुनरागमनम कुतः, कहाँ है पुनरागमन, कौन आया है वापस, कौन आपने देखा है कि मरने के बाद आपके सामने आया है? क्या तो एक तो ये हमें याद है, एक और दूसरा वाला, और दूसरा पार्टी अभी शुरू हुई। दूसरा है पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतति भूतले, यावत पत्ति भूतले, उत्थाय च पुनः पीत्वा उत्थाय च पुनः पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म ना विद्यते। तो इसका मतलब- भावार्थ हुआ, हाँ जी, इसका भावार्थ है पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा, अर्थात पियो पियो और पीते रहो, यावत पतति भूतले, इवन जब तक आप गिर न पड़ो उतना तक पीते रहो। उत्थाय च पुनः पीत्वा, उठकर जब आप होश में आ गए तो फिर से पीना शुरू कर दो। पुनर्जन्म न विद्यते, इसका अर्थ है कि पुनर्जन्म नाम की कोई चीज नहीं है, कोई भी इंसान वापस नहीं आया है। तो ये छोटे से 2 मुझे श्लोक याद हैं। और इसका सर ये भी मतलब हो सकता है कि हमें अपने कर्मों को निरंतर करते रहना चाहिए, बेशक हम गिर भी जाएं फिर उठ के हमें वही बिल्कुल कर्म सही करना है या अध्ययन करना है। इसका पीने से तात्पर्य शायद वो नहीं हो सकता, पीने वाला दूध नहीं हो सकता, तो इसके कर्मों से लिया जा सकता है। नहीं नहीं, आपने अब बात छेड़ी है। हाँ हाँ, कर्म तब तक करते जाओ, तब तक पद्म श्री के लिए आवेदन करते जाओ, पद्म विभूषण के लिए आवेदन करते जाओ, जब तक वो आपके हाथ में नहीं आ जाता। क्या बात है? ये शठ दर्शन में एक बहुत बड़ी फिलॉसफी है, इसको हेडोनिज्म कहते हैं। इसमें यही है कि इंसान को वो ये बताते हैं कि जो मतलब कि आप जो इच्छा जाहिर करते हैं, आपके अंदर जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, वही आपको मार्गदर्शन देंगी, आपको कार्य करने में वही प्रेरित करेंगी, और उन कार्यों को करते रहो और लाइफ को एंजॉय करो। लाइफ में ये नहीं है कि पुनर्आगमन की ज्यादा चिंता नहीं करनी है। इस शरीर जो आपको मिला है, इस जन्म में इस शरीर का पूरा उपयोग करो, उपभोग करो, यही उनकी फिलॉसफी है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही बढ़िया विचार रखे राजेंद्र भाई ने। तो दोस्तों अभी देखिए एक और सूचना है कि अभी जो नेक्स्ट लेवल के कॉन्टेस्ट के लिए सर आवेदन करेंगे, उसके लिए भगवान विष्णु का या भगवान श्री कृष्णा जी का विराट रूप बना रहे हैं, जो अर्जुन जी को उपदेश दे रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे या स्वयं के बारे में बता रहे थे कि मैं ही सब कुछ हूँ, गीता मैं हूँ, अपना महाभारत मैं हूँ, सामवेद मैं हूँ। तो उन्होंने कहा था कि जो मैं करवा रहा हूँ मैं ही करवा रहा हूँ, आप सिर्फ करता हो, ऐसा ही था ना कुछ? हाँ जी। आप वही मूर्ति बना रहे हो हाँ जी, हाँ जी। आगे के कॉन्टेस्ट के लिए, विराट रूप। हाँ जी, हाँ जी। विराट रूप के बारे में बताइए कुछ भगवान जी के। तो विराट रूप के बारे में तो अभी बहुत सारे सिर हैं, ऊपर शेष नाग है, हाँ 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 जी, हाँ जी, वही बननी थी ना, जैसे आप तो 10 अवतार हैं, कितने हैं उनके नाम? कहाँ है अभी ये है ना चक्कर। अलग अलग भुजाओं में अलग अलग शस्त्र हाँ हैं जी, हाँ जी, जो हमें रक्षा के लिए प्रेरित करता है, हाँ जी, और कमल भी है हाथ में, बिल्कुल, शंख है, सब कुछ। हर विद्याएं हाँ हैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही है ना विराट रूप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें तो हर कला है ना, वही हर कला है, हर कला है उसमें विराट रूप। तो वो बहुत बड़ी मूर्ति बना रहे हैं। ये उसका साइज होगा, पोर्टेबल होगी, शायद 1 हाथ हो। अच्छा, उसमें ही सारे हाँ, ये सब दिखाना है। कठिन कार्य है, और ये सच में सूक्ष्म रूप है। और जैसे अभी अब उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि भाई अभी अब 10 तारीख तक है, तो इतने समय में थोड़ी उस चलो अगले वर्ष के लिए करेंगे, गहराई से काम होगा उसको। मैं तो बहुत गणतंत्र दिवस को देना है ना, गणतंत्र दिवस को देना है उन्होंने अवार्ड। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो अवार्ड मिलेगा अब 2026 में, हाँ जी, उसके लिए तैयारियां हो रही है ना ये। हाँ जी, हाँ जी, वो तो है ही, हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सर से भी पूछते हैं, हमारे साथ कुछ और अतिथि हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आपकी मूर्तियां उनको कैसी लगी, है ना? सर नमस्कार, आपका स्वागत है चुरा होम स्टे में। अगर आपने देखी मूर्तियां रिसेप्शन में है माननीय हरदेव जी की, और इनका आवेदन भी हो रहा है। आप सभी अपने चहेतों को या जो चुरा के लोग ये इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं कि
हमारे माननीय हरदेव जी को सपोर्ट करें, सहयोग करें। जहां इनको लगता है कि प्रस्ताव चाहिए है तो हर पंचायत से, हर ऑफिस से इनको प्रस्ताव भी मिलना चाहिए, ताकि चुराह जो है एक पद्मश्री अवार्ड लेके आए हरदेव जी के माध्यम से। तो अपने विचार रखिएगा जरूर। सभी को नमस्कार। आदरणीय बड़े भाई राकेश जी, बड़े भाई अवनीश जी, राजेंद्र जी और हमारे आदरणीय श्री हरदेव जी, आप सबका स्वागत है। मैं आपका पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने ये मंच पे हमारे को मौका दिया। तो जहाँ तक बात मूर्तियों की है, तो इन मूर्तियों के बारे में तो शब्दों में बता पाना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए शब्द तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मूर्तियाँ जो है एक मतलब इनके लिए ये खुद ही बोल रही हैं, इसके बारे में हमने क्या बोलना है। इन्होंने मूर्तियों को इस हिसाब से बना रखा है कि ऐसा लग रहा है कि मूर्तियाँ भी बोलेंगी ये। और नक्काशी, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये इतनी टफ आर्ट है कि इसमें हल्का सा भी अगर आपका अप डाउन हो जाता है तो वो मतलब उसके लिए आप को वो उसको आप सही नहीं कर सकते हो। तो और जब आप मूर्ति को देख रहे हो तो मूर्ति में आपको लग रहा है कि एक एक मतलब जो उसका हिस्सा है वो बिल्कुल ही सही बना हुआ है। तो ये अपने आप में बड़ी ही एक गॉड गिफ्टेड चीज है। और जहाँ तक इन्होंने बताया वो बिल्कुल सही बोला कि ये बड़ा ही धैर्य का काम है और बड़ा ही समय लगता है इस चीजों में। लेकिन ये इनके लिए गॉड गिफ्टेड चीज है, क्योंकि ये इनको बना रहे हैं तो हो सकता है इनके दिमाग में पहले से ही चीज तैयार रहती है कि मैंने इसको कैसे नक्काशी करना है, कैसे बनानी है। और जो मूर्ति ये बनाते हैं तो शायद वो इमेज इनके पास पहले से ही दिमाग में एक मतलब फीड होती होनी, वो मेमोराइज होती है इनकी मेमोरी में, और उस हिसाब से ही इस काम को करते हैं ना। तो आदरणीय हरदेव जी, क्या आप जब मूर्ति बनाने लगते हैं तो आपने पहले पूरा सोचा होता है कि मतलब किस तरह से बनेगी ये? क्या आपने कहीं वो देखी होती है कि आप अपने दिमाग से मतलब उसको फोटो से बनाते हो या कैसे आप फोटो को बनाते हैं? जैसे आप बोलेंगे कि भाई हाँ बिल्कुल बना सकते, बिल्कुल। हाँ मतलब ये दोस्तों जैसे ये इनको कोई भी फोटो दे देंगे तो ये उसको ऐसी फोटो देंगे, ऐसी सेम हो जाएगी। मतलब इनकी रैम में बैठ जाती है वो चीज, और उसके बाद उसको पूरा बिल्कुल एज इट इज उस चीज को नक्काशी कर देते हैं ना। हाँ, इनके द्वारा जो नक्काशी की हुई है, मुझे लगता है कि बड़ी ही शब्द नहीं है इसके लिए बोलने के लिए, बहुत ही बढ़िया चीज बनी हुई है जी। सर आप बताइए कुछ, आपने क्या अनुभव किया? धन्यवाद राकेश जी और आदरणीय हरदेव जी। मुझे बड़ी खुशी हो रही है इन मूर्तियों को देख के कि बाकी जैसे राकेश सर ने बताया कि इनको देख के ऐसा लग रहा है कि ये अभी हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, बोलने के लिए तैयार है। इतनी आपने अच्छे बढ़िया तरीके से नक्काशी की है कि हमारे पास शब्द नहीं है इसके लिए। और ये चुरा वैली के लिए एक बड़े हर्ष की बात है, बड़े गौरव की बात है कि आपको जो है वो पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। तो इसके लिए हम सभी लोगों से ये अपील करते हैं कि वो आपको सपोर्ट करें और प्रस्ताव दें अपने अपनी पंचायतों से, सभी से, ताकि आपको जो है वो 26 जनवरी को पद्मश्री का अवार्ड लेके आप चुरा वैली में आए। और आपकी सबकी सहयोग है, बाकी ऐसा है। और ये चुरा वैली के लिए आप एक शान है, हिमाचल के लिए शान है, चंबा के लिए शान है, पूरे चुरा की, पूरे जिले की इज्जत है इसमें। बहुत बढ़िया। तो हम भगवान से, मैं तो भगवान से यही प्रे करता हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं है, ये सबकी इज्जत है। मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ कि आपको जो है वो 26 जनवरी को 2026 में पद्मश्री का अवार्ड लेके आप आए और चुरा की शान बढ़ाएं। बहुत धन्यवाद। बहुत ही उच्च विचार हैं हमारे अतिथियों के, मेहमानों से के। ये कांगड़ा से आए थे घूमने साच पास, और यहाँ इन्होंने बर्फ देखी, एंजॉय किया और होम स्टे में रहे पूरी फैमिली की तरह। तो कुछ अन्य विचार आपके जरूर। हाँ, चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जो अभी आपने बात छेड़ी थी इनके साथ कि ये पहले मन में लेते हैं, जैसे श्री राकेश जी ने भी पूछा था कि ये आप पहले दिमाग में सोचते हैं या कैसे करते हैं। तो इसके लिए ना एक सेंटेंस है, एवरीथिंग इज क्रिएटेड ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड देन इन द फिजिकल फॉर्म। क्या बात। तो ये चीज है, ये चीज इसको वो संपन्न समापित करती है कि
हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में बनती है और बाद में फिजिकल फॉर्म में होती है। कोई भी चीज हो तो उस चीज का हम सजीव रूप देख रहे हैं कि पहले इन्होंने दिमाग में कोई चित्र बनाया, उसी अनुसार ही इन्होंने उसमें कलाकारी की, नक्काशी की और हमारे सामने ये सजीव मूर्तियां हैं। और इनकी ना प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है, इनमें तो ऑलरेडी प्राण फूके हुए हैं। इनको मंदिर में रखने की भी वो नहीं पड़ रही कि मंदिर में किसी जहां इनको रख देंगे वहां मंदिर वहीं बन पे जाएगा। प्राण वो है, क्योंकि क्या? अपने आप में इनमें प्राण ऑलरेडी हैं, वहीं पे मंदिर बन जाएगा, इसमें रखने की नहीं है, बिल्कुल है। और ये सच में ये चुराव वैली के लिए बहुत गर्व की बात है, जैसे आपने भी बोला, और सच में कि इनको मिलना ही चाहिए अवार्ड। और मुझे तो आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि मिलेगा। इनको मिलेगा ही। और श्री राकेश राणा जी भी इस चीज के लिए बड़ा वो कर रहे हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें भी यहाँ पे इनवाइट किया और ये चीज वो करने के लिए, और हमें भी ये मौका मिला कि इनसे मिलने का और साथ में ये मूर्तियां देखने का। और भी 4-5 मूर्तियां और रखी हुई थी आपने, धन्यवाद आपका, है ना। क्या बात है अंकल जी, कोई और विचार आपके इसके अलावा? और जी इसमें मैं ये कहता हूँ, इन्होंने बोला है कि भाई ऐसे ऐसे होता है, तो एक मन, वचन और कर्म, 3 चीजें होती है। मन, वचन और कर्म। ऐसे ही तन, मन और धन। क्या बात है। तो ऐसा मतलब होता है कि भाई काम जो होता है, जैसे भाई आपने बोला कि मूर्ति भाई कृष्ण की बनाओ, तो पहले मूर्ति हमारे आत्मा में बनेगी, तभी हम उस पे हाथ लगा सकते हैं। अब आत्मा में कोई सरस्वती ठीक काम नहीं करेगी तो हाथ कहाँ चलाएंगे, मतलब उसके कैसे तराशेंगे, क्या करेंगे। फिर इसमें तीनों का जोड़ा होगा, कुछ आत्मा में बोलेगा, हाथ भी काम करेगी, नजर भी काम करेगी, तो तभी काम होगा। जो हम आत्मा से तो करते हैं पर हाथ ही नहीं चल रहा है। तो हरदेव जी, एक छोटा सा सवाल था आपसे ना। हाँ जी, हाँ जी। जैसे आप ये मूर्ति में जब आप काम करते हाँ हैं, जी, हाँ जी। तो इसके लिए आपने कोई विशेष समय रखा होता है कि जब आपका मन हो तब करने लग जाते हैं आप इस काम को? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जब आपका मन होगा तब आप बैठ जाते हैं? बस बस ऐसा। हाँ हाँ, जब आपकी आत्मा बोलेगी तब आप काम पे बैठ जाएंगे। आत्मा में जब हाँ, हाँ। आत्मा का निवास होता जी, है, जी, जी, जी। ऑर्डर करेगा वैसे काम चल पड़ेगा। वैसे काम चलेगा ही ना। जी, बिल्कुल, जी जी, वही क्योंकि इस तरह का काम जो है ये अपने आप में बड़ा ही सौभाग्यशाली कमाल। हाँ, क्रिएटिविटी बड़ी ज्यादा है टाइम लगता है और इसके लिए आत्मा एकाग्रता बड़ी चाहिए। हाँ हाँ, एकाग्रता चाहिए, मन शांत चाहिए, मन चित्त सब शांत चाहिए, तभी जो है, हाँ हाँ, तभी इस कार्य को जो है अंजाम दिया जा सकता है। जी धन्यवाद जी। अब जैसे गुण होते हैं, हर चीज में गुण होता है। कुछ पत्थर में गुण होता है, कुछ कारीगर में गुण होता है, कुछ औजार में गुण होता है। जी जी, सही बात। एक तरफ से काम कोई नहीं हो पाता है। मन, वचन, कर्म की वही बात आ गई। फिर जैसे अब जैसे मैं कारीगर तो है पर मेरे पास औजार ही नहीं है, तो कैसे कर पाऊंगा जी। मैं कारीगर भी है, औजार भी है, पर वो पत्थर ही नहीं है, तो वैसे कर पाएंगे। फिर तो पत्थर भी होगा और कारीगर भी होगा तो औजार भी हो गए उसके पास, तो सब काम तो इसका मतलब ये हुआ, राकेश जी शायद आप बोलना चाहते हैं, मैं बोल लूं। मैं यही पूछ रहा था आपसे कि मतलब आपको कितना समय लग जाता है अगर इस हिसाब के अपने मूर्ति एक तैयार करनी हो, तो कितना समय लग जाता है आपको तैयार करने में? हाँ, इस मूर्ति को बनाने में कितना वक्त लग जाता है? मान लो ये एक कितना टाइम लगता? मूर्ति को बनाने में जी मतलब काफी टाइम लगता है। जैसे जो बड़े आर्ट की मूर्ति होती है, नहीं जी हाँ, ये मूर्ति है ना श्री कृष्णा की मूर्ति, इस जो बनाने में कितना टाइम लग गया? कृष्ण की मूर्ति को बनाने में तो उसके में को 1 महीना लगा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी 2-2, 2.5 महीने तक वक्त लगता है। जैसे मूर्ति जैसे आर्ट में होगी, अब जैसे दुर्गा माता की मूर्ति बनानी है तो मतलब थल्ले स्टैंड होगा, स्टैंड पर ऊपर शेर होना, शेर के ऊपर दुर्गा माता होगी। दुर्गा माता 2 भुजा वाली भी हो सकती है, 4 वाली भी हो सकती है, 8 वाली भी हो सकती है, 10 वाली भी हो सकती है। अच्छा अंकल, इसका उदाहरण दो ना, ये मूर्ति कितने दिनों में बन सकती है? ये दिखाओ ऐसे, ये कितने दिनों, विराट रूप है जो ये इसमें तो कम से कम 6 महीने से काम नहीं लगेगा काम। अच्छा, हाँ, ये भी है। आर्ट है इसमें, काफी आर्ट है और सेम बन जाएगी। अच्छा, सेम बना देंगे हम इसमें। 6 महीने लगेंगे। सेम बन जाएगी, पर इसमें आर्ट काफी है ना, ये मतलब ये इसमें अंकल एक प्रश्न ना भाभी है। हाँ जी सर। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे सभी भगवानों की मूर्तियां बनाते हाँ हैं, जी। तो क्या आपको कभी इनके दर्शन भी हुए साक्षात या सपने में?
क्योंकि आपकी लगन जो है वो बोल दे कोई भगवान दिखे भी मिले अभी खुद की सपने चाहिए या साक्षात कदी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो प्रश्न है ना? वो तो साक्षात साथी है महाराज, साथी है वो तो। आत्मा ही परमात्मा है। मैं तो वहाँ मैं एक प्रश्न और है कि वहाँ अन्य इस तरह की मूर्तियां जो ब्लैक स्टोन में बनाते, कोई और कंपटीटर था आपके कंपटीशन में? मतलब और कोई बंदा था उत्ते की जोड़ा इस तरह दी स्टोन का मूर्तियां बनाते थे? वो क्वार्टर जेड़ा था हमारे रहने का, उधर ही मतलब पैकिंग करके छोड़ देते थे। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि प्रगति मैदान में आपने और भी इस तरह के कलाकारों को देखा जिन्होंने ब्लैक स्टोन पे ऐसी मूर्तियां बनाई हो? वो और पत्थर था, ये पत्थर नहीं था। अच्छा, ये ब्लैक स्टोन नहीं था? हाँ, वो थे ब्लैक स्टोन में पत्थर था। हाँ, पर मतलब ये ब्लैक स्टोन में काला पत्थर ये नहीं था। ये वाला पत्थर चुरा में मिलता है, चुरा की शान यही जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। किसी और कोई और नहीं होगा। नहीं है, हाँ जी हाँ जी, अच्छा, वो फिर संगमरमर होना या किसी और का होना है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी। वो फिर उनसे तराश के बनाया हाँ होगा? जी हाँ जी, हाँ जी। राकेश जी, मेरे एक सवाल है। हाँ। हरदेव जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आज ये मशीनी युग में जब सीएमसी मशीनें हैं और कंप्यूटर में फीड करते ही ऑटोमेटिक मशीनों से कलाकारी हो जाती है, तो आप कैसे देखते हो कि इसका भविष्य क्या होगा? जो हस्तकला जो है, हस्त निर्मित है, ये कब तक चलेंगी या क्या है? आप कैसे देखते हैं इसको? ओ जी, मैंने तो ये काम जैसे मशीनें रखी है, मार्बल कटर रखा हुआ है, कटर से हम पत्थर को काटते हैं, ईंट बनाई जाती है, और बाकी जो काम है ये हस्तशिल्प है, इसको हाथ से ही बनाना पड़ता है। और आजकल के युग में तो ऐसे कंप्यूटर के जरिए मतलब मशीन से ही मतलब लकड़ी पे मूर्तियां तैयार कर देते हैं, हर कुछ कर देते हैं, लकड़ी पे या कपड़े पे? हाँ जी। तो ये जो है ये हमारा ये तो हस्तशिल्प है। जैसे हाथ से छीनी हथौड़े से, पहले तो ईंट भी छीनी हथौड़े से बनाते थे प्राचीन काल के। अभी तो कलयुग लगा तो हर काम की मशीनें चली है। कटर आगे जैसे फूल का पकाने की मशीन चली है, बाण बांधने के लिए ट्रैक्टर चले हैं, दूध बांधने के लिए मशीनें चली है। आज तो आजकल तो सब कुछ चला है, पर हमारा जो काम है ये मतलब हाथ शिल्प का काम है, हम हाथ से ही काम करते। हमने मशीनें रखी है पर कटर जैसे ईंट बनाने के लिए, और ड्रिल से कोई हॉल करना है तो उसके लिए ड्रिल भी रखी है। फिनिशिंग के लिए फिनिशिंग होती है, जो प्लेन जगह होती है उसमें फिनिशिंग होती है मशीन से। जो ऐसे डबली ऐसे नाक मुंह और वो बनाना, चेहरा बनाना है तो उस पर मशीन नहीं चलेगी ना, वो हाथ से ही करना पड़ेगा काम। कहीं डाउन जगह तो उधर भी बारीकी हाथ से, और आप पे तो उसको भी, और उसमें मशीन लगाएंगे तो उसने तो सारा काम किया हुआ है, वो बर्बाद कर देना उसमें। क्या बात है। मुझे लगता है हमारा पॉडकास्ट बहुत लंबा हो चुका है, हम इसी को अभी आज पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का पॉडकास्ट और बातचीत, विचार विमर्श चुराह के बारे में और पद्म श्री के बारे में? तो सपोर्ट करिए माननीय हरदेव जी को, हर पंचायत से, हर ऑफिस से, हर संगठन से इनको प्रस्ताव दीजिए ताकि ये चौराह के लिए पद्मश्री अवार्ड लेके आए। जय हिंद, जय भारत, जय चौराह, जय चौराही। नमस्कार।